डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एसएसटी क्लासेस में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो मेरा टॉपिक है आप देख सकते हैं, क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री का पार्ट चैप्टर फर्स्ट है। कल आपने कुछ पढ़ा, उसको हम थोड़ा पीछे से लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कल आपने पढ़ा अभिक्रिया के बारे में, ठीक है ना, रिएक्शन के बारे में आपने पढ़ा कि अभिक्रिया तब होती है जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ रिएक्ट होते हैं। रिएक्ट होने के बाद कोई नया चीज बनता है, अर्थात उसके गुण में, उसके संरचना में, संगठन में परिवर्तन हो जाता है, तो वह अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है रासायनिक अभिक्रिया, एक होती है रासायनिक अभिक्रिया और दूसरा होती है, और जो हमारी दूसरा होती है वो दूसरी होती है नाभिकीय अभिक्रिया, ठीक है ना। ये सब के बारे में आप सब जानते ही हैं, इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। क्योंकि आगे चर्चा करने से पहले इसको हम एक बार सोचते हैं कि रिपीट करें, रिवीजन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आपने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, परमाणु का अस्तित्व नष्ट नहीं होता। इसमें क्या होता है, किसी भी परमाणु, जब दो या दो से अधिक परमाणु रिएक्ट होते हैं तो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, नया पदार्थ बनता है और उसमें परमाणु के आयतन कोश के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया में आपने पढ़ा इसमें परमाणु का अस्तित्व नहीं होता है। इसमें होता क्या है कि एक परमाणु का नाभिक दूसरे परमाणु के नाभिक में चेंज हो जाता है, इसलिए इसे नाभिकीय अभिक्रिया वो कहते हैं। अर्थात एक परमाणु का नाभिक दूसरे परमाणु में क्या होता है, बदल जाता है, उसका नाभिक ही चेंज हो जाता है, अर्थात इसमें परमाणु का नाभिक स्वयं भाग लेता है, ठीक है ना। तो ये आपने पढ़ा। अब आज हमें पढ़ना है, आज हम इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम कवर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है, अभिक्रियाएं क्यों होती हैं, ठीक है ना। अभिक्रिया क्यों होती है, आखिर में ये जो अभिक्रियाएं हैं, अभिक्रियाएं क्यों होती हैं, अभिक्रियाएं क्यों होती हैं, क्यों होती हैं, ठीक है ना। ये स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सोचनीय प्रश्न है और सोचने का विषय है। आप ब्रह्मांड में देखते हैं, कोई भी चीज है वो क्या होता है, वो स्टेबिलिटी को प्राप्त करना चाहता है, स्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है। तो प्रत्येक परमाणु जो होते हैं या यौगिक होते हैं, दूसरे यौगिक से क्रिया करते हैं तो उसमें से कोई नया नया बनता है, कोई पुराना बंध टूटता है, कोई नया बंध बनता है। इस तरह से ये अभिक्रियाएं तब तक होती रहती हैं जब तक कि वो अस्थायी ना हो जाए, मोर स्टेबल ना हो जाए, अधिक अस्थायी ना हो जाए। अब अस्थायी क्या है, आप इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई ये इतना बड़ा पत्थर है या ईंट है, जो भी समझिए, और कोई इतना बड़ा ईंट या पत्थर है, ठीक है ना। अब इसको अगर हम इस चोटी से इस वाले को गिराएं, ए वाले को, और बी वाले को गिराएं, तो आप समझ सकते हैं अगर हम इस चोटी से ए वाले को गिराएंगे, अगर हम इस चोटी से ए वाले को गिराएंगे तो ये टूट कर, ठीक है, ये ज्यादा टूटेगा, और ये जो मेरा बी है ये भी टूटेगा लेकिन कम टूटेगा। लेकिन एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा सी इसी चोटी से गिराएं तो शायद यह ना टूटे, और टूटेगा भी तो बहुत ही कम। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये इसका अस्तित्व क्या हो गया, खत्म हो गया। कहने का मतलब है, ये जिस रूप में प्रारंभ में था, ये मेरा, ठीक है ना, ये ठोस जब इस चोटी से हमने गिराया इसको नीचे, तो ये टूट करके बिखर गया, कई भागों में टूट गया। ये भी टूटा, इसकी अपेक्षा कम टूटा। ये जो है सी, ये टूटा ही नहीं या टूटा तो बहुत कम, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सी हमारा क्या है, सी हमारा ज्यादा अस्थाई है बी से, और बी ज्यादा अस्थाई है ए से, ठीक है ना। ये हमारे अस्थायित्व का बढ़ता क्रम है, ठीक है ना। ये अस्थायित्व का क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक, ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर है, अस्थायित्व का क्रम है। सी सबसे ज्यादा हमारा स्टेबल है, ठीक है ना, इससे कम स्टेबल बी है, सबसे कम स्टेबल हमारा ए है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये पढ़ा है, आप ये पढ़े हैं, E = होता है mc²,
ठीक है ना। ई फॉर होता है एनर्जी, एनर्जी मीन्स होती है ऊर्जा, ठीक है। अब देखो, ये जिसकी ऊर्जा अधिक होती है वो कम अस्थायी होता है, जिसकी ऊर्जा अधिक होती है वो कम अस्थायी होता है, और जिसकी ऊर्जा कम होती है वो ज्यादा अस्थायी होता है, ठीक है ना। अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, यहां से इसी एग्जांपल से। ये मान लेते हैं जो मेरा पत्थर था, जो टुकड़ा था, ये मान लेते हैं 50 केजी का था, खूब बड़ा था। ये मान लेते हैं 25 केजी का था, और ये मान लेते हैं हमारा जो है ये 2 केजी का है। तो ज्यादा कौन टूटा, ये टूटा ना, ये टूटा। अब आप ये 50 केजी का है, अब आप इसका जो द्रव्यमान होगा ये अधिक होगा, अधिक है। इससे कम द्रव्यमान इसका है तो इससे कम ये टूट भी रहा है, ठीक है ना। अब इससे कम द्रव्यमान इसका है तो ये इन दोनों की अपेक्षा बहुत कम टूट रहा है, ठीक है ना, या टूट ही नहीं रहा है। तो इससे ये पता चलता है इस प्रयोग से कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा वो कम अस्थायी होगा। अस्थायी का मतलब अपने रूप में नहीं रह पाएगा ज्यादा समय तक। अब आप इसको दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने एक बैलून लिया, ठीक है, इसमें आपने इतना हवा भरा, और वही बैलून आपने लिया, उसमें आपने क्या किया, ढेर सारा हवा भरा, ये इतना बड़ा हो गया, ठीक। अब वही गुब्बारा है, ठीक है, एक दूसरा लिया आपने और गुब्बारा भरा, तो अभी क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्या हुआ, फूट गया, क्या हो गया, फूट गया, ठीक है ना। तो ये ज्यादा देर तक नहीं चला, क्यों नहीं चला, क्योंकि आप इसमें हवा ज्यादा इसमें भर दिए, तो ज्यादा हवा भर दिए, द्रव्यमान अधिक हो गया, इसकी ऊर्जा अधिक हो गई। और जब देखिए सी का वैल्यू कांस्टेंट है, सबके लिए वही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, उसी का स्क्वायर कर देंगे। और यम हमारा क्या है, कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग पदार्थों का द्रव्यमान अलग अलग होगा तो ऊर्जा भी अलग अलग होगी। तो ये ज्यादा देर, ये गुब्बारा ज्यादा देर नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा देर गुब्बारा कौन चलेगी, ये वाला, इसमें कम हवा है, ठीक है ना, और इससे कम ये चलेगा, और सबसे कम ये चलेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो है, ठीक, ये जिनकी ऊर्जा अधिक होती है, ठीक है ना, जिनकी ऊर्जा अधिक होती है, इस तरह से आप समझ सकते हैं, जिनकी ऊर्जा अधिक होती है वो कम अस्थायी होते हैं, क्या होते हैं, कम अस्थायी होते हैं, ठीक है ना। और जिनकी ऊर्जा कम होती है वो अधिक अस्थायी होते हैं, क्या होते हैं, अधिक अस्थायी। ये नोट कर लीजिए और याद रखिए, हमने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिया और समझाने का प्रयास किया, आई होप आप समझ गए, आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। आप कहीं मत जाइए, शुरू से अंत तक देखिएगा, 100% गारंटी समझ में आएगी। तो यानी जो अभिक्रियाएं होती हैं, अब ये इसको गिराते जाए टूटा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब ये इतना छोटा हो जाएगा या इससे भी कम छोटा हो जाएगा, अब आप गिराएंगे तो ये टूटेगा नहीं, गिरेगा और गिरने के बाद में दूर चला जाएगा, लेकिन टूट कर बिखरेगा नहीं। क्यों, क्योंकि अब इसका द्रव्यमान कम हो गया, एनर्जी कम हो गई, ज्यादा अस्थायी हो गया, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, ठीक। तो जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी वो कम अस्थायी होगा, जो और जिसकी ऊर्जा कम होगी वो ज्यादा अस्थायी होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो अभिक्रियाएं होती हैं, अभिक्रियाएं इसी प्रकार से होती हैं। जब अभिक्रियाएं होती हैं तो इसमें ऊर्जा मुक्त होता है, ठीक है ना, और ज्यादा ऊर्जा वाले कम ऊर्जा में शिफ्ट होते हैं, पुराने बांड टूटते हैं, नए बांड बनते हैं। और जब अभिक्रिया होती है, जो नया पदार्थ बनता है पहले वाले से ज्यादा स्टेबल होता है। अर्थात मिला जुला करके हम कह सकते हैं अभिक्रियाएं होती हैं अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। ज्यादा ऊर्जा वाले टूटकर उनके बांड टूटते हैं, ठीक है, कम ऊर्जा वाले पदार्थ या यौगिकों का निर्माण करते हैं, ठीक है, और उनका अस्थायित्व पहले वाले की अपेक्षा अधिक होती है। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, रासायनिक क्रियाएं क्यों होती हैं। अगला जो मेरा टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। रासायनिक समीकरण क्या है, तो डियर स्टूडेंट्स, रासायनिक समीकरण के बारे में आप जब, जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया, ठीक है, जब हम शब्द समीकरण को रासायनिक सूत्रों की सहायता से व्यक्त करते हैं तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है ना।
जब हम शब्द समीकरण को, ठीक है, जब हम शब्द समीकरण को रासायनिक सूत्रों की सहायता से व्यक्त करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए हम आते हैं, जो मेरा अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन। अब देखो हमें क्या है दिया है, रासायनिक समीकरण। तो जब हम शब्द समीकरण को रासायनिक सूत्रों की सहायता से व्यक्त करते हैं तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब शब्द समीकरण क्या है, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया जिंक सल्फेट, जिंक जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, ठीक है ना, या चलिए इसको हमने ऐसे इस तरह से लिख दिया, हमने लिख दिया सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना, हमने लिख दिया सल्फ्यूरिक अम्ल, हमने लिख दिया सल्फ्यूरिक अम्ल। और फिर यहां लिख दिया प्लस यहां हमने लिख दिया यहां लिख दिया मैग्नीशियम, क्या लिख दिया, मैग्नीशियम, ठीक है ना, मैग्नीशियम। तो ये हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया ठीक, हमने सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा और मैग्नीशियम यहां लिख दिया तो हमें मिल गया मैग्नीशियम सल्फेट, क्या मिल गया, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस, और हमें क्या मिल गया, हाइड्रोजन, क्या मिल गया, हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो हमें मिला मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा शब्द समीकरण हो गया। अब इसी शब्द समीकरण को, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, शब्द समीकरण, सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस मैग्नीशियम, तो यहाँ हो गया मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब इसी को जब हम रासायनिक सूत्र के द्वारा व्यक्त करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल मीन्स H2SO4, ठीक, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, मैग्नीशियम मीन्स Mg, तो हमें मिल गया MgSO4, हो गया मैग्नीशियम सल्फेट प्लस यहाँ हमने लिख दिया H2, ठीक है ना, ये हमारा गैस है, ऊपर की ओर तीर लगा देंगे, गैस ऊपर की लगाने मतलब गैस फॉर्म में है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं अब ये जो मेरा बना ये हमारा क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया, क्या हो गया, रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। जब हम शब्द समीकरण को रासायनिक सूत्रों की सहायता से व्यक्त करते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं, उसे हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। ये मेरा क्या है, ये जो मेरा है ये क्या है, ये शब्द समीकरण है, ये क्या है, ये शब्द, चूंकि हमने इस समीकरण को किसमें लिखा, शब्दों में लिखा, तो ये हमारा हो गया शब्द समीकरण, ठीक। जब शब्द समीकरण को हम रासायनिक सूत्रों की सहायता से लिखते हैं या व्यक्त करते हैं तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। चलिए इसको यही कवर कर लेते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक, संतुलित रासायनिक समीकरण, इसको इसी में हम देख लेते हैं और आप समझ जाएंगे 100%, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक, जब रासायनिक समीकरण में दोनों तरफ, जब रासायनिक समीकरण में दोनों तरफ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणुओं अथवा या तत्वों की संख्या समान होती है तो उस समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक बार फिर से, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है ना, मतलब अभिकारक, ठीक, ये हमारे अभिकारक हो गए, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वो अभिकारक हो गए, तथा उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो प्राप्त होता है वो उत्पाद है, तो ये हमारा उत्पाद हो गया, ठीक है ना। MgSO4 प्लस H2 क्या हो गया, उत्पाद हो गया, और H2SO4 प्लस Mg हमारा क्या हो गया, अभिकारक हो गया, क्या हो गया, अभिकारक, ठीक है ना। अभि मीन्स अभिक्रिया में, अभिक्रिया को, अब देखिए यहां से आसानी से अभि प्लस कारक, अभि प्लस कारक, अभि मीन्स अभिक्रिया को, कारक मीन्स करने वाले, तो अभिक्रिया को करने वाले क्या है, अभिकारक हैं।
तो यहाँ ये मिल रहा है, तो क्रिया कौन कर रहा है, ये और ये, तो ये दोनों अभिकारक हो गया। तो अगर रासायनिक समीकरण में दोनों तरफ यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ, ठीक है ना, दोनों में परमाणुओं की संख्या, रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणुओं या तत्वों की संख्या समान है, तो हम उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। बात समझ में आ गई। आप देख सकते हैं यहाँ हाइड्रोजन ड्यू है, इधर कितना है, 2 गो हाइड्रोजन है, इधर देखिएगा इधर भी 2 गो हाइड्रोजन है। समझ में आई बात। यहाँ देखिएगा यहाँ सल्फर 1 है, और यहाँ देखिएगा यहाँ भी सल्फर 1 है, और यहाँ देखिएगा जरा नजर डालिएगा, यहाँ आपको ऑक्सीजन 4 नजर आ रहा है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 नजर आ रहा है, यहाँ मैग्नीशियम Mg हमारा 1 है, और यहाँ भी 1 है। सो गाइस ये कंफर्म हो गया कि हमारा समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। चले मिटाएं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, जब रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उनसे अपक्रिया के बाद, ठीक है, अपक्रिया के बाद प्राप्त उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक परमाणु या तत्वों की संख्या समान होती है, तो उस रासायनिक समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है ना, मिटाते हैं। चलिए अगला मेरा जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है कंकाली समीकरण। अब कंकाली समीकरण क्या है, नाम से ही पता चल रहा है भैया कंकाल है, कुछ है नहीं। मतलब कंकाली समीकरण ऐसा होता है जब किसी रासायनिक समीकरण में दोनों तरफ, ठीक है ना, कहने का मतलब अभिकारक और उत्पाद, राइट साइड में लेफ्ट साइड में अभिकारक हो गए और राइट साइड में हमारे उत्पाद हो गए। अगर रासायनिक अभिक्रिया में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कंकाली समीकरण। क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण बोलते हैं। देखिए कंकाली समीकरण, कंकाली समीकरण, ठीक है ना, कंकाली रासायनिक समीकरण, सॉरी कंकाली रासायनिक समीकरण। अब कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है, चलो इसको हम थोड़ा साइड से लिखते हैं। कंकाली रासायनिक समीकरण, ठीक है ना, बहुत ही आराम से बड़े ही प्यार से आपको समझना है और समझ में आएगा, 100% समझने की गारंटी, बस आप बने रहिए। अब कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है, रासायनिक समीकरण में जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, तो ऐसे रासायनिक समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। बात समझ में आ गई। देखिए जैसे हमने यहां लिख दिया 2Mg + O फॉर्मेशन ऑफ 2MgO। अब आप देखिए जरा नजर डालिएगा, यहां आपको मैग्नीशियम 2 गो मिलेगा, यहां भी मैग्नीशियम 2 गो मिलेगा, है ना, यहाँ ऑक्सीजन एगो है, एक है, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो आप देख सकते हैं इस तरफ आपका Mg2, ऑक्सीजन कितना 1, और यहाँ इस तरफ आप देखेंगे तो आप देखेंगे Mg भी 2 और ऑक्सीजन भी 2। तो मैग्नीशियम तो दोनों तरफ बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है, तो ये हमारा कंकाली रासायनिक समीकरण हो गया। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। कोई भी रासायनिक समीकरण अगर संतुलित नहीं है, अनबैलेंस्ड रासायनिक समीकरण, ठीक है ना, अनबैलेंस्ड रासायन, अगर रासायनिक समीकरण असंतुलित है, दोनों तरफ बराबर नहीं है परमाणुओं की संख्या, तो उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही हम क्या बोलेंगे, कंकाली रासायनिक समीकरण बोलेंगे, ठीक है ना। दोनों तरफ बराबर नहीं है, इसका मतलब संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं मतलब असंतुलित है, और वही हमारा क्या है, कंकाली रासायनिक समीकरण। इसको आप ऐसे भी तो कहेंगे कि ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि एक बैलेंस समीकरण में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। और आप ये जानते हैं कि जो द्रव्यमान होता है उसे ना नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न। वो रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं का द्रव्यमान नष्ट नहीं होता, वो स्थिर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, यहाँ स्थिर नहीं है मेरे भाई। मैग्नीशियम का आपका एटॉमिक वेट कितना होता है, 24 होता है। कितना होता है, 24 में आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे 48 आएगा, और इसका 16 होता है, ऐड करो, 8 6 14 1 आ गया।
4 और 5 और 6 64 हो गया। इधर देखो mg का कितना हो गया 2 इंटू, देखो ये ऑक्सीजन भी दो mg भी दो, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ किया, mg को 24 लिखा, ऑक्सीजन को 16 लिखा, 2 हो गया, 6 4 10 हो गया, 2 1 3 4 हो गया, ये देखो 80 आ गया। कहाँ बैलेंस है मेरे भाई? बैलेंस समीकरण में परमाणु के साथ साथ द्रव्यमान भी क्या होता है? बैलेंस होता है। कहाँ बैलेंस है? नहीं बैलेंस है ना? है नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर हम O2 लिख दे, क्या लिख दे? O2 लिख दे, तो O2 जब हम लिख देंगे तो ये तो मेरा 48 है ही, और ये 16 2 जा 32 हो जाएगा, 8 2 10 1 4 3 7 1 80, देखो बराबर हो गया, इधर भी 80 इधर भी 80, ठीक है ना? तो ये मेरा संतुलित हो गया। लेकिन अगर यहाँ 2 नहीं है तो ये असंतुलित है। तो जब दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान नहीं होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? कंकाली रासायनिक समीकरण कहेंगे। आई होप आप आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो मेरा टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है ना? बैलेंस करना, कैसे बैलेंस करेंगे ये हमें सीखना है, और आई होप आप सीख जाएंगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना? चलो देखते हैं। चलिए, जैसे रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है ना? कैसे बैलेंस करेंगे? अब यही देख लो, जैसे अभी हमने लिया 2mg प्लस O, फॉर्मेशन ऑफ 2MgO, है ना? तो अब हम देखेंगे दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या, यहाँ mg की संख्या 2 है और यहाँ भी mg की संख्या 2 है, तो mg तो बैलेंस हो गया। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 1 है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2 है, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 होनी चाहिए, तो यहाँ हम 2 लिख दिए। अब देखो ऑक्सीजन 2 यहाँ हो गया, ऑक्सीजन 2 यहाँ हो गया, mg 2 यहाँ, mg 2 यहाँ, तो ये समीकरण क्या हो गया? बैलेंस हो गया। दोनों तरफ परमाणु क्या हो गए? समान हो गए, प्लस इनकी द्रव्यमान संख्या भी क्या है? समान हो गई, ठीक है ना? कैसे? देखो ये हो गया 2, mg का हो गया 24, ठीक, इसका द्रव्यमान संख्या, ठीक, और ये हो गया ऑक्सीजन का 16, कितना है? O2 है, तो 2 का गुणा कर दिए, ये हो गया 48 प्लस ये हो गया 32, इसको आपने ऐड किया, 8 2 10 4 3 7 1 8, 80 आ गया। इधर आते हैं, 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू mg का 24, ऑक्सीजन का 16, तो 2 इंटू 6 को 4 में ऐड किए 10 आ गया, 2 1 3 1 क्लोजर बचा है, 6 को 4 में ऐड किए 10 आया, 0 1 क्लोजर हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया। फिर आपने इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, 2 0 जाए 0 2 4 जाए 80, 2 4 जाए 8। अब आप देख सकते हैं, ठीक है ना? द्रव्यमान क्या है? निश्चित है। द्रव्यमान क्या है? निश्चित है। नष्ट हुआ नहीं हुआ, होता तो समान नहीं आता, और प्लस परमाणु की संख्या भी समान है, तो ये हमारा समीकरण क्या हो गया? बैलेंस हो गया, ठीक है ना? चलिए मिटाइए, एक आध एग्जाम्पल और हम लेते हैं, ठीक है? एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, चलो NaNO3 ले लेते हैं, NaNO3 प्लस, ठीक है, हमने ले लिया NaNO3 और यहां हमने ले लिया 2K, ठीक। अब देखिए ये रिएक्शन होगा, तो अब आप देख सकते हैं ये जो मेरा पोटेशियम है इसकी रिएक्टिविटी इससे ज्यादा है ना? तो हमें समीकरण बैलेंस करना है, हम तो रासायनिक समीकरण आपको बताने लगे। चलिए दूसरा हम लेते हैं जो समीकरण बैलेंस करना हो, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया H2
हमने ले लिया 2H2 और प्लस O, ठीक है, और हमने यहां लिख दिया H2O। ये समीकरण एग्जाम में ऐसे दिया रहेगा, इसे आपको बैलेंस करना है। तो अब देखो करना क्या है आपको, जहां कहानी समझनी है। यहाँ हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 4, और यहाँ हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। तो हाइड्रोजन का अभी 2 परमाणु यहाँ कम है, अर्थात यहाँ 2 परमाणु ज्यादा होना चाहिए, 4 यहाँ भी होना चाहिए, तो यहाँ हम 2 बढ़ा देंगे। आगे तो ये 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन यहाँ था, 4 यहाँ हो गया। अब ऑक्सीजन की कहानी समझते हैं। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया मेरे भाई? 2 हो गया, है ना। तो ऑक्सीजन यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो हमने यहाँ O2 लिख दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन यहाँ भी हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 2 यहाँ भी हो गया। तो इस तरह से दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो गई और ये समीकरण बैलेंस हो गया। दूसरा हम ये भी देखेंगे क्या द्रव्यमान भी समान है, तो देख लेते हैं। तो 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, द्रव्यमान संख्या 1 होता है, फिर इंटू 2 है तो 2 कर दिए। ऑक्सीजन का 16 होता है, इंटू 2 है तो 2 कर दिए। यहाँ ऐसे लगा देते हैं 2 इंटू हाइड्रोजन का, ये देखो ये 2 है ना, तो 2 ये इसका भी है, इसका भी है, तो इसलिए यहाँ हम 2 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो दोनों के लिए ये है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा दिए। हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1 गुणे 2 हो गया, ऑक्सीजन का हमारा 16 है, 16 हो गया, ठीक। अब 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 2 एकम 2, 2 2 1 जा 2, 2 जा 4 हो गया, प्लस 16 2 जा 32 हो गया। यहाँ देखते हैं 2 इंटू ये हो गया 2, 2 1 जा 2 प्लस 16 हो गया। यहाँ देखते हैं 32 में 4 को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 36। यहाँ देखते हैं 2 इंटू 16 में हम 2 ऐड करेंगे तो 18 मिलेगा, फिर 36 यहाँ देखते हैं तो हमारा हो गया 2 8 जा 36। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ द्रव्यमान संख्या दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया। 36 यहाँ भी द्रव्यमान संख्या है, इधर भी, ठीक। अभिकारकों का ऐड करने पे 36 है, जो हमें उत्पाद मिला वो भी हमारा 36 मिला। दोनों तरफ द्रव्यमान संख्या समान आया, हमारे जो रिकेंट्स हैं, अभिकारक हैं तथा प्रोडक्ट है, द्रव्यमान में संख्या समान आई, प्लस परमाणु की संख्या समान हो गई, तो ये हमारा क्या हो गया, रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। तो बस अब यहीं तक, फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और एक बार फिर से आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।